नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के दशकों गरीब मजदूर किसान के जीवन को ऊपर उठाने में, उसके उत्थान में, गरीबों के हकों को दिलाने के लिए अनथक संघर्ष किए। एक ऐसे एडवोकेट जिन्होंने पैसे कमाने के लिए वकालत नहीं की, बल्कि सत्ता द्वारा उत्पीड़ित नौजवानों को शासन के पंजे से मुक्त कराने के लिए वकालत की। एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले दशकों तक सत्ता के जुल्म सहता रहा, टकराता रहा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा। आप उनको देख सकते हैं, किसी भी विद्यार्थियों की भूख हड़ताल के बीच उनका हौसला बढ़ाते हुए किसी जुलूस में, किसी प्रदर्शन में, जो ना उम्र की परवाह करते ना स्वास्थ्य की। तो हमारे बीच हैं बलबीर सिंह सैनी एडवोकेट जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आप एक बार सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, फैमिली बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ी ही रोशनी डालें। मेरा जन्म यहाँ अम्बाला सिटी के पास एक गांव है धूलकोट, 15 अगस्त 1944 को हुआ था। धूलकोट में 15 अगस्त 1944। हाँ। मेरे माता पिता एक खेती परिवार से हैं। ग्रैंडफादर से लेके फादर खेती करते थे और मैं यहाँ 1944 में, जैसे मैंने बताया, पैदा हुआ। उसके बाद 3-4 साल तो गांव में शिक्षा ली, एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। उसके बाद अम्बाला शहर, यहाँ आर्या हाई स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई करके मैं 11वीं में था उस वक़्त, 1962 में नवंबर में भर्ती होके एयरफोर्स में चला गया था। वाह जी वाह। आगे पूछिए। ना बिल्कुल जी, आपने एयरफोर्स ज्वाइन की, तो थोड़ा ये जानना चाहते थे सर, आपके बचपन का जो विद्यार्थी जीवन था, जब आपने एडमिशन लिया, प्राथमिक स्कूल में गए, 1ली से 10वीं तक किया, तो शुरुआती जो परिवेश का एक असर होता है किसी भी बच्चे के निर्माण में, अध्यापकों का एक रोल होता है। तो उस शुरुआती जीवन में आपको जो ऐसे अध्यापक मिले या कोई ऐसे इंसान मिले जिनका आप एक रोल मानते हो आपके जीवन पर, उसकी थोड़ी स्मृति आप साझा करना चाहते हो जी? इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा। ये सवाल आज जब एक जनरल कॉन्शियसनेस का लेवल जो है, जन चेतना का, बाकी चेतना का लेवल जो लोगों का है, वो क्योंकि थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो इस तरह की बातें बच्चों के या बाकी लोगों के दिमागों में आती हैं। लेकिन मैं जब 1950 के आसपास स्कूल में था, उस समय तो कोई चेतना का सवाल ही नहीं था। तो हम तो कच्छे में स्कूल जाया करते थे। एक माँ ने पुराने पजामे से काट के एक थैला बना दिया था, उस थैले में एक स्लेट हुआ करती थी, एक पट्टी हुआ करती थी। तो हम तो इस तरह के थे, नंगे पांव स्कूल जाया करते थे। आपको जो अध्यापक मिले जी उस दौर में, जो गुरुजन मिले, मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर का कोई मेरी जिंदगी में जिस तरह का मैं बन गया बाद में, उसका कोई रोल रहा। हाँ, एक आदमी का नेगेटिव रोल जरूर रहा था। एक संस्कृत के मास्टर हुआ करते थे, हरिराम। हाँ जी। उसने मुझे एक दफा बहुत बुरी तरह मारा था। अच्छा। और मारा इसलिए था कि स्कूल में संध्या हुआ करती थी, क्योंकि ये संस्कृत स्कूल था, तो वो उसमें मैं नहीं गया था और उसको पता चल गया। उसने मुझे इसलिए मारा था कि मैं उसकी संध्या में नहीं गया था। अच्छा। तो मुझे बहुत ही वो बुरा लगा था कि ये मास्टर जो है कसाई है एक किस्म का। ओहो, ये तो बड़ी मतलब कटु स्मृतियां थी आपकी। हाँ बिल्कुल। उस हरिराम का नाम है अब तक याद है मुझे। अच्छा। 83 साल की उम्र हो गई मुझे। अच्छा जी। तो सर, जैसे आपने फिर एयरफोर्स ज्वाइन की, तो वो आपने कितने दिनों तक नौकरी की, कैसा वहाँ आपका अनुभव रहा? एयरफोर्स में बड़ा अजीब मेरा अनुभव रहा। दरअसल 1959 में मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी। अच्छा। अक्टूबर में, और 3 जनवरी 1960 को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो घर परिवार में और कोई कमाई करने वाला था नहीं, मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई में फिर मेरा मन जो है उचाट हो गया, तो मुझे लगा कि अब पढ़ाई नहीं कर सकता मैं, और एयरफोर्स में चला गया। तो मैं ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा गया था, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में। वहाँ ट्रेनिंग हमारी हुआ करती थी 4 साल की। उस 4 साल की ट्रेनिंग में वहाँ गया।
तो वहाँ जाके क्या हुआ कि जब पहला एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे बड़े कम नंबर आए। तो हमें वहाँ क्या होता था कि एयरफोर्स में जो ट्रेड्स हैं ना मिलते हैं, जो काम करना होता है, फिर वो जो उस पहले एग्ज़ाम में नंबर आते हैं उसके अनुसार मिलते हैं। तो जिनके कम से कम नंबर आते थे वो बहुत घटिया जो ट्रेड होते थे, ये आर्मर ट्रेड बोलते हैं उसे हम, सबसे घटिया। और उससे नेक्स्ट होता था एयर फ्रेम। तो मुझे एयर फ्रेम दिया गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया फिर उस पर। वहाँ पे जो मेरी वो पढ़ाई की उचाट हुआ था मैं, वो मुझे फिर शौक हो गया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी। तो उसके बाद तो वहाँ मैं जो टॉप हुआ करते थे, एक और लड़का था तोमर और एक मैं था, कभी वो टॉप करता था कभी मैं। तो 1962 में जब वार हुई तो हमें बेंगलोर से फिर भेज दिया गया था फर्दर ट्रेनिंग के लिए ताम्रम, मद्रास के पास। अच्छा। वहाँ से पास आउट होके जोधपुर गए, जोधपुर से फिर यहाँ अम्बाड़ा 64 में आ गए। तो इस तरह चलता रहा। 64 में जब मैं यहाँ अम्बाड़ा था तो वहाँ क्या हुआ कि एक और मेरा साथी जो था, जो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में जहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ था वो, तो उसको मैं मिलने चला गया यहाँ अम्बाड़े बैरक्स में। तो उसके पास जो है, जिस तरह AMI है इसी तरह एक एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, तो वो उसके पेपर्स दे रहा था। वो BE इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बराबर होती है। तो मुझे भी शौक सा लगा, मैंने कहा यार चल मैं एक किताब उठा लाया उसके घर। वो देखते देखते मेरे इंटरेस्ट जाग गया, तो मैंने वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडी शुरू कर दी। वो 64 से लेकर 70 तक 4 साल में मैंने वो AMI का AMI का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर दिया। और वो जो मेरा दोस्त था वो बेचारा कर नहीं पाया। तो 1970 आ गया, 70 में मैं यहीं अम्बाड़े ही था। तो वहाँ फिर कुछ और जो मेरे साथ जीवन के साथ जो एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए थे वो प्रोबेबली उनके कारण, क्योंकि मैं जैसी फैमिली से आया था, एक नॉर्मल सी फैमिली थी, घर परिवार के जैसे उन दिनों में हमारे जितने आर्थिक जो लेवल था हमारे परिवार का, उसमें मतलब ठीक तरह की रोटी भी कभी कभार मिलती थी। गरीबी देखी आपने काफी। गरीबी उस तरह की तो ना कहें कि हम भिखमंगे थे, ऐसा तो नहीं। रोटी चलती रहती थी, लेकिन रोटी रोटी के नाम की नहीं होती थी। क्या हुआ, कभी चटनी के साथ खा ली, कभी नमक के साथ खा ली, कभी अचार के साथ खा ली, दाल सब्जी तो कभी कभार ही मुहैया होती थी। मुझे याद है आज तक, मेरी माँ जो है, मेरे जो पिताजी थे वो बीमार रहा करते थे, चाय या दूध में सिर्फ उनके लिए चीनी इस्तेमाल करती थी, हमें गुड़ दिया करती थी डाल के। आपके फादर साहब का क्या नाम था सैनी साहब? श्री रूपचंद। और माता जी का? माता जी तेज कौर। तेज कौर। अच्छा, आप भाई बहन कितने थे जी? 6। अच्छा जी। तो सर जो अब 1970 तक का हुआ, हाँ। तो फिर आपने एयरफोर्स को छोड़ा कब? अब बताता हूँ। 1970 में, उस 1970 आते आते ना बहुत सी बातें और चीज़ें जो है उन्होंने मेरे दिमाग पे असर करना शुरू कर दिया। समाज में ये जो गरीबी अमीरी का सवाल है, ये सवाल मेरे दिमाग में खड़े होने शुरू हो गए। अच्छा, फिर क्योंकि पढ़ने लिखने का मैं शौक शुरू ही हो गया था, तो मैंने 1970 में जब एयरफोर्स में ही था ना, तो मैंने BA की स्टडी शुरू कर दी। BA पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने एयरफोर्स में ही कर लिया था। तो उन्हीं दिनों 1970 में यहाँ अम्बाड़े था, यहाँ मुझे एक शख्स मिले, मिस्टर चौबे। अच्छा। वो मध्य प्रदेश से आए हुए थे। यहाँ एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल जो है, उनके जो छोटे भाई थे वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो उनके साथ ओकेशनली कहीं मुलाकात हो गई। तो उनके साथ जब बातचीत में जो मैंने बातें उठाई, तो उन्हें लगा भी हाँ, इस बच्चे के या इस नौजवान के जो है दिमाग में कुछ बातें हैं और इसको जो है आगे पढ़ाया जा सकता है। तो धीरे धीरे उससे संपर्क बढ़ा, उसने हमें मार्क्सवाद पढ़ाया। तो आपको मार्क्सवाद की दुनिया में लाने का जो शुरुआती व्यक्ति थे वो मिस्टर चौबे थे? हाँ जी, हाँ। मुझे जिंदगी में आज तक वैसा विद्वान कोई नहीं मिला। अच्छा। हाँ, उस व्यक्ति की जो छाप है मेरे जीवन पर, वो पूरी जिंदगी भर आज तक रही है। अच्छा। तो फिर मार्क्सवाद मैंने वहां से पढ़ के, जब मैं वो पढ़ रहा था मार्क्सवाद, तो फिर जनरली एयरफोर्स में क्या है कि लाइब्रेरी से हर एक एयरफोर्स स्टेशन में वहाँ भी तरह तरह की किताबें रखी होती हैं, मार्क्सवाद पे भी, क्रांतियों पे भी, ये वो फलाना ढिमका। यहाँ एक अम्बाड़े में सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है अम्बाड़ा कैंट में, वहाँ भी किताबें हैं, इस तरह की सारी और किताबें हैं। तो बाद में मुझे पता चला, जो एक मिस्टर भागी हुआ करते थे लाइब्रेरियन सेंट्रल लाइब्रेरी में, वो मुझे एक दिन बुला के कहने लगे, मिस्टर सैनी आप कहाँ काम करते हैं? मैंने कहा एयरफोर्स में करता हूँ।
तो कहना कि मेरे पास इंटेलिजेंस वाले लोग आए थे और जो आप किताबें पढ़ते हो इनकी लिस्ट लेके गए। अच्छा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि एयरफोर्स में भी इसी तरह ही एक दूसरे के ऊपर इंटेलिजेंस करने के लिए इन्होंने एम्प्लॉय किए होते हैं लोग। तो वहाँ जो मैं लाइब्रेरी से एयरफोर्स के लेके जाता था किताबें, उनकी भी सारी लिस्टें, फिर इनकी एक यहाँ इंटेलिजेंस, कॉमन इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सिविल। तो वो सारे लोग इस तरह के जो भी सस्पेक्ट करते थे जिनको कि वो इस तरफ को जा रहे हैं, उन सब का वो डाटा कलेक्ट करके फिर वो डिसाइड करते थे उनका क्या किया जाए। तो जैसे फिर 1971 की लड़ाई शुरू हुई तो मुझे यहाँ से फिर उठा के इन्होंने फेंक दिया था ताम्रम मद्रास। अच्छा जी। 1971 मेरा ख्याल है दिसंबर में हुई थी ना, 4 या 5 को। 3 तारीख को शायद मुझे यहाँ से पोस्टिंग ऑर्डर पकड़ा है, कहते जाओ वहाँ। अच्छा जी। फिर मुझे पता चला वहाँ जाके कि जो ताम्रम और उसके साथ ही 30-35 किलोमीटर पे एक आवड़ी एयरफोर्स स्टेशन है। अच्छा। ये दोनों यूनिट्स एयरफोर्स वालों ने इंटेलिजेंस यूनिट्स रखी हुई हैं। वहाँ जितने भी लोग एयरफोर्स में हैं जिन पे भी ये शंका करते हैं कि ये दूसरे को जाने वाले लोग हैं, उनको भेज दें और फिर वहाँ उनका सारा जो है फॉलो करते हैं, एक एक एक्टिविटीज़, उनकी रिपोर्ट स्टडी करते हैं, फिर जो कुछ भी करना होता है उनके साथ वो करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। 1971 में जब वहाँ गया, 72 तक, अगस्त तक, वो मेरी सारी एक्टिविटीज़ एक एक वो उन्होंने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व करके मुझे फिर लाके यहाँ दिल्ली अटैच कर दिया अगस्त में 1972 में। वहाँ मुझे फिर एक इनका सेंट्रल वो है रेस कोर्स रोड में, वहाँ सारी इंटेलिजेंस जितनी भी पूरी इंडिया भर के लोग हैं इनके वो होते हैं, वहाँ लाके बंद कर दिया। 8-10 दिन मुझे रखा, पूरा इंटेरोगेट किया एक एक चीज़ के बारे में। तो फिर मुझे वापस भेज दिया और 30 सितंबर 1972 को मेरा सामान उठवा के जो एयरफोर्स स्टेशन गेट था ताम्रम को, उससे मुझे बाहर कर दिया और मैं घर चला आया। मतलब आपका कोई कसूर भी नहीं था, सिर्फ आपको मार्क्सवाद पढ़ने के कारण ही बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो भी सवाल खड़ा हुआ। वहाँ एक स्क्वाड्रन डी सिंह था, अच्छा जी, जो इंटेलिजेंस का हेड था एयरफोर्स ताम्रम। तो अब क्योंकि मैं तो सारी बातें जान गया तभी ये मामला क्या है, क्या होगा अंतिम मेरे साथ, तो मैंने उसे एक दिन कहा, मैंने कहा यार क्यों परेशान करते हो, या तो मुझे छोड़ो, ये जो कुछ भी करना है तुम करो। कहता देखो बात ये है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अगर तुम कोर्ट में अगर बाद में कहीं चले गए तो कुछ नहीं है कहने के लिए, इसलिए हमें थोड़ी मुसीबत हो रही है, दिक्कत हो रही है निकालने के लिए। अब जो भी तरीके हैं आपको जिस तरीके से बहाने की तलाश कर रहे थे वो। तो फिर उन्होंने आखिर में कहा भाई नहीं हम तुम्हें रख नहीं सकते, जाओ। देखो एक स्वतंत्र विचार ग्रहण करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सर वो मुझे लगता है कीमत का सवाल नहीं होता। जो व्यक्ति इस तरह आइडियाज पे चलता है ना, हाँ, वो इन चीजों को नहीं देख सकते क्या कीमत है उसकी धुनी अलग होती है। उसका कोई इस चीजों से नहीं वो परवाह करता। वो तो सही है जी बात आपकी, लेकिन मैं थोड़ा ये उसके बाद फिर आपने आगे जीवन का वहां क्या रास्ता जब मैं 72 में वापस आया यहाँ, तो आके सोचना पड़ा घर पे क्या करें। तो जमीन थी थोड़ी हमारे पास, 3 भाई थे हम, तो हमने खेती में करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने BA पार्ट 1 पार्ट 2 तो कर लिया था एयरफोर्स में ही। फिर फाइनल BA मैंने बाहर आके किया, 73 में फाइनल BA करके। फिर तो घर वालों ने नहीं आपको कुछ कोशिश लड़ाई करी भाई ये कैसे नौकरी छोड़ दी या कुछ? ना, उनको ये थोड़े पता था इसको किस लिए यहाँ भेज दिया। अच्छा, जो पता ही नहीं था, भेज दिया बात। अच्छा, मेरे वाइफ नौकरी करते थे, उसको नर्सिंग ऑफिसर थे यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में। आपकी पत्नी? हाँ जी, हाँ जी। आपकी शादी कब हुई फिर सर? 1965। अच्छा, 1965 में आपकी शादी हो चुकी थी। अच्छा अच्छा, वो सरकारी मुलाजिम थी? हाँ, नर्सिंग ऑफिसर थे यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल अम्बाड़ा में। फिर आपने क्या रास्ता पकड़ा खेती करने के बाद? तो वहाँ 73 में जब मैंने वो फाइनल कर लिया, तो फिर मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा, लॉ करना शुरू कर दिया? हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया जी? हाँ जी, 3 साल वहाँ लगाए। हाँ। और यहाँ दिन भर मेहनत करते थे खेतों में। दोपहर तक, शाम को फिर यहाँ से बस पकड़ के जाता था अटेंड करने क्लासेस वहाँ, और 9 बजे वापस आके 10-साढ़े 10 बजे, क्योंकि परिवार तो हम कैंट रहते तो 11 बजे के करीब में घर पहुंचा करता था हमारे कैंट। बहुत मेहनत की बात। तो इस तरह बस ऐसे ही लगन थी, चल रहा था मामला। तो फिर आप 73 में फिर लॉ करके लाइसेंस ले लिया। तो लाइसेंस लेने का मतलब था कि प्रैक्टिस में आ जाओ। हाँ। तो प्रैक्टिस में
आने वाने का तो मतलब कोई ऐसा था नहीं, वो तो क्योंकि पहले से मैंने तय कर लिया था भी जो लॉ पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे पता था कि क्या होगा मेरे साथ, और जो या जिन लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा उनके साथ क्या होगा, और फिर कि कोर्ट्स का क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से कोर्ट्स के माध्यम से थोड़ी बहुत जो है जो मूवमेंट हम चलाएंगे उसमें जो लोगों को दिक्कतें आएंगी उनको कैसे हम बचा पाएंगे। तो वो था मेरा, कोई वकील बनने का ये नहीं था कि मैंने वकील बनना है, ऐसा तो प्रोफेशनल उद्देश्य नहीं था। नो मतलब ही नहीं था उसका तो कोई। तो फिर सर आपने जैसे सार्वजनिक कार्य शुरू किए, आपने खुद का कोई संगठन बनाया या किसी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, बाद में आपकी फिर क्या गतिविधियां रही जी? देखिए, जब मैं, जैसे मैंने बताया वो मिस्टर चौबे के बारे में ना, तो उस समय जो नक्सल मूवमेंट चली हुई थी, चारों मजूमदार जिसके लीडर थे, CPIML 1969 में बनी थी 22 अप्रैल को, तो उस मूवमेंट ने मुझे अट्रैक्ट किया था। अच्छा जी। तो जो CPI CPM की पॉलिटिक्स थी उससे मैं बियॉन्ड जा चुका था कि हथियारबंद संघर्ष से ही इस देश में क्रांति आएगी। तो वो जो चारों मजूमदार का सारा मामला था उससे मैं आकर्षित था, और वो आकर्षण काफी लंबे समय तक चलता रहा। 77 में जब मैंने 76-77 में ये बताया, मैंने भी लॉ के साथ एडवोकेट का भी वो काम शुरू कर दिया, और साथ साथ ट्रेड यूनियंस में इधर उधर जाना, कहीं भी और कोई संघर्ष चले, स्टूडेंट्स का कहीं हो गया तो वहाँ जाके उनके साथ खड़े हो जाना, उनके साथ चलना। और साथ साथ क्या हुआ कि पंजाब में एक ग्रुप था जो CPI-ML थी, कानू सान्याल वगैरह ने जो स्थापित की थी, चारों मजूमदार ने, उसमें स्प्लिट हो गए थे। तो 70 के आसपास जब इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शन हुए, तो स्प्लिट हो गए उसमें। तो पंजाब में एक ग्रुप था CT CPI-ML के नाम से। क्या था, दोबारा बताइए सर? CT सेंट्रल टीम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अच्छा जी। ये पंजाब में एक ग्रुप था। हाँ। तो मैं उसके साथ ज्वाइन हो गया था। उसके लीडर कौन थे जी उस दौर में? वो छोड़िए लीडर के नाम, चलो वो ना बताओ जी। तो आप जितने मेरे जीवन के साथ संबंधित है वो बता देता हूँ ना। फिर वो कब तक चला जी आपका दौर? हाँ, ये मैं बता देता। तो वो मैं कोई 82-83 तक उस ग्रुप में काम करता रहा। उसके तहत हमने यहाँ किसान यूनियंस जो है गांव में जाके, मैंने दिन भर में कोर्ट में बैठ के, मैं शाम को अपना साइकिल उठा के किसी न किसी गांव में चला जाता था, तो वहाँ लोगों को इकट्ठा करके और हम किसान यूनियन बढ़ाते थे। तो हमने 40-50 गाँव में किसान यूनियन बनाई। साथ साथ यहाँ अम्बाड़ा में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उनमें हमने यूनियंस खड़ी की तरह। तो साथ साथ फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पूरे हिंदुस्तान भर में जो पुलिस अट्रॉसिटीज करती थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, तो आपको याद हो शायद, मिस्टर तारकुंडे एडवोकेट हुआ करते थे, जस्टिस तारकुंडे के नाम से। तो वो उस समय उसके लीडर थे। मिस्टर छिब्बर थे, वो सेक्रेटरी हुआ करते थे हमारे। तो उसके तहत हम पूरे हिंदुस्तान भर में जाके जहाँ कहीं भी पुलिस अट्रॉसिटीज होती थी उनकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट छापा करते थे। तो उसमें था जुड़ा हुआ। साथ साथ फिर हम ये भी समझते थे कि बिना सांस्कृतिक आंदोलन के भी जो क्रांति की भूमि है वो तैयार नहीं की जा सकेगी। तो हमने फिर नाटकों का रास्ता भी चुना। एक नाटक टीम आदि मंच के नाम से यहाँ अम्बाड़े में थी, उसके साथ जुड़ा। उसके माध्यम से जगह जगह नाटक किया करते थे जाके हम गाँव में, शहरों में। आपका तो लंबा चौड़ा अनुभव रहा जी, मजदूरों को भी संगठित किया। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैंने, सांस्कृतिक गतिविधियां भी की। हाँ, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैंने नहीं किया, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। अच्छा, तो फिर सर पर्चा भी एक छोटा सा निकाला। आपने कभी लेखन भी किया जी कुछ? लेखन मैंने एक पर्चा शुरू किया था। अच्छा जी। तो 5-7 साल के करीब चला। उसमें छोटे मोटे लेख लिखते थे, कुछ लेख तो उससे इकट्ठे होके इकट्ठे करके वो पब्लिश करते थे, तो वो भी काम किया। अच्छा, तो सर मैं तो अब एक बड़ा आपके बारे में सुना, जब पहली बार पता चला तो हरियाणा में बहुत से नौजवानों पर झूठे केस लगा कर वो जेलों में ठोक दिए थे, माओवादी नक्सलवादी गतिविधियों, गसो कांड वगैरह में। उनका केस भी आपने बड़ी मेहनत से लड़ा, थोड़ी उसके बारे में भी बताएं जी। ये 2009 की बातें हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि CPI-ML जो थी वो जब टूटन उस समय शुरू हो गई, तरह तरह के ग्रुप उसमें खड़े हो गए। तो 2 बड़े ग्रुप बाद में जो बने, एक था पीपल्स वार ग्रुप के नाम से और एक दूसरा था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये PWG तो आंध्रा में था और जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था ये बिहार में था।
तो ये दोनों और एक और छोटा सा ग्रुप था, उसका नाम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, इन्होंने तीनों ने मिलके 2004 में फिर सीपीआई एमएल माओइस्ट सीपीआई माओइस्ट पार्टी जो है वो संगठित की थी। तो 2004 में वो संगठित हुई, तो यहाँ हरियाणा में भी उसका काफ़ी जो है काम फैला, और वो जो फैला काम, उसमें ज़्यादातर लोग नौजवान ही थे, सभी स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स से हट के कहीं छोटे मोटे काम करते थे वो थे, कुछ डॉक्टर्स थे, अच्छे उसमें विद्वान लोग थे। तो वो 2009 में उनका जो है उन पे यहाँ हरियाणा में एक पूरी चारों तरफ से जो पुलिस ने शिकंजा कसा, तो वो सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट पकड़े गए। 27 लोग थे, उसमें 4 लड़कियां अच्छा थे और 23 नौजवान थे। तो उनके ऊपर यहाँ यमुनानगर में, करनाल में, जींद में, और वहाँ क्या कहते हैं उसको, ये कैथल, यहाँ उनके खिलाफ जो है तरह तरह के मुकदमे डाल के उन सबको जो है उनमें इन्वॉल्व किया था। तो वो बाई चांस हुआ क्या कि उनमें जब जो इनका लीडर था एक डॉक्टर प्रदीप, उसको पकड़ा और उसका कोई ट्रेस नहीं हो रहा था। तो एक उनका साथी आके मुझे मिला, वो कहने लगा सहसा विशेष है और इसका कुछ कानूनी देखो आप क्या कर सकते। तो मैंने फिर जाके एडवोकेट बैंस हैं हाई कोर्ट में, उनसे सलाह की। तो रात को ही फिर हमने ड्राफ्ट करके मैंने अपने नाम से एक रिट पिटीशन डाली हैबियस कॉर्पस की, कि इस तरह से करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसको अरेस्ट किया गया और कोर्ट ऑर्डर करे कि उसको वो प्रोड्यूस करे। तो वो जैसे ही पिटीशन दाखिल हुई, तो क्योंकि हाई कोर्ट में इनके इंटेलिजेंस का सारा ताना बाना होता ही है, इनको पता होता है भी कौन कहाँ क्या हो रहा है, तो फटाफट वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। तो उनको 3-4 दिन से पहले से पकड़ा हुआ था, उनको मार मार के उनको बुरा हाल कर रखा था। हो। तो वो फिर जैसे ही पिटीशन फाइल हुई तो उन्होंने उनको पेश कर दिया। फिर तो जब पेश कर देते हैं ना, तो फिर पुलिस उनको मार नहीं सकती। तो वो फिर 2009 अप्रैल की शायद बात है, मैं उनके साथ जुड़ा, उनको जब पेश करना शुरू किया, और वो उनके मुकदमे फिर 2012 में खत्म हो गए। 3-4 सालों तक आप अलग अलग जिला कोर्टों में लड़ते रहे जी? सभी कोर्ट्स में गया। अच्छा। और यहाँ तक भी, यहाँ अम्बाड़ा से मैं 3-4 बार तो मोटरसाइकिल पे जीत गया। वाह जी वाह। क्योंकि वो टाइम कुछ ऐसा था। उन मुकदमों में वो बरी हुए फिर वो नौजवान? उनमें मोस्टली तो बरी हुए। झूठे मुकदमे थे वो सब, पुलिस ने जो थोपे गए थे ना, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने, क्योंकि वो एडवोकेसी का मामला है, तो हम एडवोकेट जब को केस आता है ना, हम कभी उसको पूछते नहीं कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हम तो जो कुछ भी पुलिस ने करके बुलंदा बांध के केस बना रखा होता है, बस उसमें देखते हैं भी कैसे उसको बचाया जाए। अच्छा जी। ये क्योंकि वो बात उसने किया या नहीं किया उसमें कोई मटेरियल नहीं होती, पुलिस ने जो पुलंदा बना रखा है उसमें देखना होता है। तो इसलिए मैंने कभी नहीं उनसे पूछा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो मैंने जाके खुद जगह जगह इंस्पेक्ट किया, जाके जो जो उन्होंने बताया था भी यहाँ से इसने बम हमने इससे रिकवर किया, यहाँ से इतनी गोलियाँ रिकवर की, यहाँ से ये रिकवर किया, वो सारे प्लेसेस जाके मैंने देखे। तो वो सारी कहानियाँ मुझे फर्जी लगी। ये हो सकता है कि उनसे वो निकले हों, लेकिन वो कहानियाँ सारी फर्जी बनाई हुई। तो वो 2012 में आके ख़त्म हुए मुकदमे। तो इस तरीके से 3 साल जो है उनके लिए मैं बड़ा उपकार का कार्य किया अपना बच्चों। उपकार तो नहीं है ये, तो क्योंकि मेरी विचारधारा ऐसी थी, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, जो स्वप्न मेरा है वो स्वप्न ये पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनका साथ दिया और फिर मैंने उपकार हो दिया। आपने जो ख्वाब की बात करी और विचारधारा की बात की, तो इतने लंबे समय तक एक ऐसे रास्ते पर चलना, टिका रहना, आगे बढ़ना बहुत बड़ा काम है जी। और इस दौर में जैसे लोग कोई पैसे कमाता है, अपने अपने कैरियर बनाते हैं लोग, आपने इनकलाब का पथ चुना और आज भी आप उस पर टिके हुए और आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ये जो ऊर्जा का रिसोर्स क्या लगा जी, जो स्रोत क्या है वह, जो निरंतर दमन सहते हुए भी और आप लगातार इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कहाँ से इतनी ऊर्जा और ताकत मिली जी लंबे समय तक? वरना लोग पीछे हट जाते हैं, समझौतावादी हो जाते हैं, पैसों की तरफ चले जाते हैं, और बहुत से कारण होते हैं। ये ऐसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो मैंने साहित्य पढ़ा, राजनैतिक, क्रांतिकारी और बाकी सारा, ये उसकी देन है। मैंने हो चिन मिन को पढ़ा कि उस तरीके से कैसा वो था, लेनिन की सारी लाइफ पढ़ी कि वो क्या था,
उसके भगत सिंह का सारा पढ़ा, जितने भी दुनिया भर के, चे गुवेरा को पढ़ा, फिडेल कैस्ट्रो को पढ़ा, जितने भी दुनिया भर के रेवोल्यूशंस हुए या नहीं हुए, उसके साथ जितने भी लीडर्स जुड़े हुए थे, जिस तरीके से भी उन्होंने बातों को देखा, समझा और लिखा, वो सारी बातें पढ़ी। तो उसके बाद पढ़ने के बाद ये समझ पड़ा भी एक आदमी की एक लाइन हो सकती है जिंदगी में, और वो जिंदगी भर उस लाइन के लिए जी सकता है। इस पे एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको इटली की बताता हूँ। मैं एक दफ़ा कोर्ट मार्शल कर रहा था कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल में। वहाँ जहाँ मुझे ठहराया हुआ था तो टीवी था, एक दिन उस टीवी में एक फिल्म आ रही थी, इटालियन फिल्म डब की हुई इंग्लिश में। तो उसमें क्या था, एसेंस में 2-4 बातें बता देता हूँ। एक ओल्ड लेडी वो पीछे से बता रही थी अपनी स्टोरी। वो कहते हैं इटली में हम जब यंग थे तो हमने मार्क्सवाद को पढ़ा, हमारे दिमागों में क्रांति की ज्वाला जगी, हमने एक नाटक टीम बना के अपना प्रचार करना शुरू किया। तो जैसे मुसोलिनी सत्ता में आया तो हमारे खिलाफ फिर सारा छोटा छोटा वो होना शुरू हो गया, हमारे काम में कहीं अड़चन कर, फिर हमारे सारे सदस्यों को पढ़ के जेलों में डाल दिया, एक दो को तो मार भी दिया। कहते एक बात जो मैं आज कह सकती हूँ वो ये कह सकते हैं कि हम दुनिया को बदलने निकले थे। हम दुनिया को तो बदल नहीं सके, लेकिन दुनिया भी हमें नहीं बदल सके। अच्छा जी, ये तो मेरे जैसे जो आदमी है हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम दुनिया को बदलने के लिए निकले हुए हैं। हाँ। दुनिया हम बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे कह नहीं सकते, लेकिन दुनिया हमें नहीं बदल सकती। वाह जी वाह, हम जैसे भी हैं। अच्छा, तो सर एक बात और बताओ आप, जैसे आप जो आपका अनुभव हुआ पिछले दशकों का जो अनुभव हुआ कि जैसे उसमें मूल जो बात है विचार की, विचारधारा की, उसके एग्जीक्यूट होने की, इम्प्लीमेंट होने की, मजदूर किसान वर्ग को संगठित होने की, तो इस कार्य को करते हुए अगर कोई आज के नौजवान इसमें आए, भाई हमें इनकलाब की राह पर चलना है, कार्ल मार्क्स के विचारों को मंजिल तक पहुंचाना है, भगत सिंह की राह पर चलना है, तो उनको किन चीज़ों का पालन करना चाहिए? आपका अनुभव के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए जी? कैसे? 7 नवंबर 2012 जी, मेरा सारा जो जिंदगी का सफ़र 1970 से चला हुआ था। हाँ। और जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए और पढ़ाई लिखाई की, सारे राजनीतिक प्रोग्राम अलग अलग पार्टियां लेके जो चली हुई हैं पूरी दुनिया के, उनसे जाके 2010-11 के आसपास समझ पड़ी भी ज़्यादातर पार्टियां जो हैं उनका जो प्रोग्राम है वही गलत है। तो फिर हमने ट्रॉट्स्की, जो कि लेनिन के साथ रूस क्रांति में दूसरे बड़े लीडर थे, ट्रॉट्स्की ने जो लिखा था उसको गहराई से पढ़ा, उसको समझा। तो फिर समझ पड़ी भी जो ट्रॉट्स्की जो काम कर गया था और उसने दुनिया में मजदूर वर्ग की क्रांति के लिए 4th इंटरनेशनल 1940 में स्थापित किया था, भी वो जो लाइन थी वो क्योंकि बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने भुला दी थी, तो उस लाइन को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। तो 7 नवंबर 2012 को हमने नई दिल्ली प्रेस क्लब में नई पार्टी फॉर्म की थी ट्रॉट्स्काइट पॉलिटिकल लाइन पे, जिसका नाम वर्कर सोशलिस्ट पार्टी है, और मैं आज उसका कार्य करता हूँ। अच्छा जी, ये है। तो सर एक अंतिम प्रश्न है आपसे, जैसे आप कोई संदेश देना चाहते हो चैनल के माध्यम से या कोई अपील करना चाहते हो? हाँ, हमारा जो वर्कर सोशलिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है और उस पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के नज़रिए से हम दुनिया को कैसे देखते हैं, आज दुनिया में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के माध्यम से हमने एक टीवी चैनल अपना चला रखा है, वर्कर सोशलिस्ट पार्टी के टीवी चैनल के नाम WSTV के नाम से। वो यूट्यूब पे भी एक्टिव है। हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी विषय को लेके हम उसके ऊपर अपना बात रखते हैं। और 2010-12 से लेके जो हमने जो लिखते निकाली हुई हैं वो भी उस पर सारी अवेलेबल हैं। तो उसके माध्यम से जो हमारी पार्टी है उसका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जो कि वर्किंग क्लास की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति की लाइन है, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस पूंजीवाद को नाश करके एक समाजवादी दुनिया बढ़ाने का हमारा पॉलिटिकल कार्यक्रम है। तो आपने सैनी साहब के विचार सुने, इनके जीवन को, इनके कार्यों को जाना। मैं सभी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं
और उनको बताना भी चाहूँगा कि भारत के संविधान में मेरी व्यक्तिगत तौर पर और हमारी चैनल की पूरी आस्था और निष्ठा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मौलिक करते हुए और विभिन्न क्लाज में भी इस बात का बखूबी जिक्र है कि हम समतामूलक समाज के लिए प्रयास करें, अन्याय अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हों और सैनी साहब जैसे व्यक्तित्व से भी युवा प्रेरणा लें कि एक ईमानदारी का जीवन जिया जा सकता है। आप बगैर लोभ लालच कपट व्याभिचार किए भी एक ईमानदारी और इनकलाब के पथ पर आगे बढ़ सकते हो। दूसरों के लिए जीना, सामाजिक सरोकारों के लिए जीना दुनिया के सबसे बेहतरीन जीने की लाइनों में से एक है। हम दुआ करते हैं सैनी साहब आपका स्वास्थ्य बना रहे और आपकी मुहिम जारी रहे। और दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।